नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक की शुरुआत ऐसी खबर के साथ जिस पर पूरे देश की नजर इस वक्त टिकी हुई है। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन अपने 8 साथियों की शहादत से बौखलाई कानपुर पुलिस आज विकास के ठिकाने पर टूट पड़ी और सालों साल से खड़े अपराध के साम्राज्य को एक झटके में मटियामेट कर दिया। लेकिन पुलिस वालों के इस नृशंस हत्याकांड में उंगलियां खुद पुलिस पर ही उठ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस जेसीबी से विकास दुबे ने पुलिस वालों का रास्ता रोका था, उसी मशीन से उसके आपराधिक साम्राज्य का एक एक ईंट हिला दी गई। 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात की खींच आज सुबह से ही शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई चीख चीख कर बयान कर रही थी। आज विकास दुबे के किलेनुमा घर में पहुंची पुलिस वालों की फौज ठान कर ही आई थी कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ मिट्टी में मिला देना। शुरुआत मकान से हुई। जेसीबी मशीन ने एक एक दीवार और छज्जे को उधेड़ कर रख दिया। इस दौरान नीचे खड़ी गाड़ियां किसी ने हटाने की जहमत नहीं उठाई। ईंट सीमेंट का क्विंटलों मलबा इन्हीं गाड़ियों पर गिरा। देखते ही देखते ये लग्जरी गाड़ियां कबाड़ में बदल गई। कुछ ट्रैक्टर जो मलबे की जद से बाहर रहे, उन्हें जेसीबी मशीन से उठा कर पटका दिया। ये वो घर है जो एक टाइम यहाँ पर खौफ का प्रतीक माना जाता था। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था और यहीं से वो अपने तमाम नेटवर्क का संचालन करता था। लेकिन खुद उसकी जेसीबी से, वो जेसीबी जिसको उसने रास्ते में खड़े करके पुलिस वालों को रोका था, उसी जेसीबी से सारी चीजें तोड़ दी गई हैं, जिससे कि उसको और उसके जैसे अपराधियों को साफ संदेश जाए कि अगर कोई इस तरह की करतूत करेगा तो उसको प्रशासन किसी भी तरीके से माफ नहीं करेगा। पुलिस विकास दुबे की सारी संपत्ति को सीज करने की तैयारी में है। उसके सारे बैंक अकाउंट भी सीज किए जाएंगे। चौबेपुर वाले इस मकान को तो मलबा बना ही दिया गया है। इससे पहले वारदात से जुड़े सारे सबूत घर से निकाल लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग है, वो विकास दुबे अपने साथ लेकर भाग गया है। इसके बावजूद एसटीएफ को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सबसे बड़ा सुराग तो ये कि 8 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार घर का भेदी ही है। विकास दुबे की कॉल डिटेल से ये पता चला है कि घटना से पहले उससे बात करने वालों में चौबेपुर थाने का दारोगा भी शामिल था। पूछताछ के बाद दारोगा विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा के अलावा एक सिपाही और एक होमगार्ड भी उसके संपर्क में था। इन दोनों से भी एसटीएफ की पूछताछ जारी है। लेकिन निलंबन का आदेश निकलने से पहले दारोगा विनय तिवारी विकास दुबे के घर ड्यूटी पर मौजूद थे। उन पर लग रहे आरोपों को लेकर जब आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने सच्चाई जाननी चाहिए, तो दारोगा के पास कोई जवाब नहीं था। गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी, जरा बताइए आप। एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी, एक मिनट का वक्त दीजिए। मामले में सबसे बड़ा सुराग ये नंबर साबित हो सकता है। बदमाशों की गोली का शिकार बनने से ठीक पहले एक पुलिसकर्मी ने अपनी हथेली पर यह नंबर लिख लिया था। यह नंबर किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा है। शक है कि मौत से पहले यह पुलिसकर्मी अपराधी विकास दुबे के घर पर खड़ी किसी खास गाड़ी को लेकर चौकन्ना था, जिसका नंबर उसने हथेली पर लिख लिया। एसटीएफ ने इस नंबर को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। अब इंतजार है सारी कड़ियां जोड़ने और शक के दायरे में आए लोगों से सच उगलवाने का। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर के इस दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस की 20 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। नेपाल में भी उसकी तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया है कि 8 जाबाज पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे अब ज्यादा दिन तक या ज्यादा वक्त तक छिप नहीं पाएगा। कहां छुपा है गैंगस्टर विकास दुबे? कब तक भागेगा गुनाहों का सरदार? अब होगा विकास दुबे का पूरा हिसाब।
गुनाहों की माला जपने वाला गैंगस्टर विकास दुबे अब दुम दबाकर भागता फिर रहा है। दूसरों की जान से खेलने वाला 50,000 का इनामी अपराधी अब जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा है। लेकिन यूपी पुलिस गुनाहों के इस सरदार का फन कुचलने का पूरा प्लान बना चुकी है। कानपुर और उसके आसपास 60 से ज्यादा जघन्य अपराधों का खूनी इतिहास लिखने वाला ये शातिर अपराधी अब ज्यादा वक्त तक भाग नहीं पाएगा। यूपी में पुलिस की 20 टीमें उसके तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। क्या नेपाल भाग गया गैंगस्टर विकास दुबे? विकास दुबे के करीबी 20 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वारदात के 24 घंटे के दरमियान विकास दुबे के मोबाइल फोन पर बात की थी। एक संभावना ये भी लगाई जा रही है कि विकास दुबे कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया। यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं। जनपद की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और विशेष तौर पे हमारा जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ हमने एक सीओ को भेजा हुआ है और सबको जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आ चुके हैं सब सर्कुलेट कर दिए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खून खराबे में शामिल विकास दुबे का साथ अब उसकी मां ने भी छोड़ दिया है। बेटे के कारनामों से दुखी मां ने कहा कि ऐसी औलाद का एनकाउंटर कर दिया जाए। जहाँ का उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है ना तो पुलिस का ढूंढ नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी दुनिया बाहर सो रही हुई गई है, रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? हाँ, सामने आ जाएं हैं तो पुलिस खुद ही अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस में, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। वहीं कानपुर कांड में शहीदों को नम आंखों से विदाई दी गई। कानपुर कांड के शहीदों को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अफसर, नेता और जनता पहुंची। सीओ देवेंद्र मिश्रा को कानपुर के भैरव घाट में, एसआई नेबूलाल को भदोही के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सिपाही सुल्तान सिंह का झांसी के मौरानीपुर में, जबकि सिपाही बबलू कुमार का आगरा में और सिपाही राहुल का औरैया में अंतिम संस्कार किया गया। अपने वीर सपूतों को आखिरी विदाई देते वक्त घरवालों ने कहा कि ऐसे दुर्दांत गैंगस्टर का हिसाब पूरा और जल्द हो तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। हम चाहते हैं जो बाटे कि हमारा जैसे लाल चला गया वैसे वो लाल चला जाए। मैं यही चाहता हूँ। हमारा जो मृत्युकाल किया उसका मृत्युकाल करिए सर, मैं सीधा जानता हूँ। गैंगस्टर विकास दुबे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब गुनाहों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। जो शहीद पुलिस वाले हैं उनके घर पर मातम का माहौल पसरा हुआ है और सबकी यही चाहत है कि जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए और फिर इसके साथ पुलिस वो व्यवहार करे जिसका इंतजार कर रहा है इस वक्त पूरा प्रदेश। आगे बढ़ते हुए बात अब कोरोना और कोरोना काल की कर लेते हैं। बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा के लिए बधाई दी है और कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है। आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुनिए पीएम मोदी की बड़ी बातों को। एक ऐसे समय में जब दुनिया में सब अपने आप को बचाने में लगे हो, आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कई शहरों में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं का इस सेवा मिशन में काम करते करते खतरा है ये पता था, फिर भी कर्तव्य के पालन के लिए इस महामारी के बीच भी
कार्य करते रहे। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं वहां की पार्टी की इकाई से भी आग्रह करूंगा कि इन सभी परिवारों को हम पूरी तरह संभालें, परिवारों की आवश्यकताओं की ओर देखें। साथियों, जनसंघ और बीजेपी के जन्म का मूलतः उद्देश्य यही था कि हमारा देश सुखी और समृद्ध कैसे बने, और इसी मूल प्रेरणा के साथ, भारतीयता की प्रेरणा के साथ, सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीति में आए। हम लोगों ने आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे सच में बहुत अचरज हुआ। मुझे मालूम था कि कोरोना काल में आप निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद था और ये बीमारी कभी भी हमारे गले पड़ सकती है, ऐसा भय का माहौल था, लेकिन आपने समर्पित भाव से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं किया है। आप उनका सहारा बने हैं, उनके साथी बने हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है। किसी ने मास्क बनाकर लोगों में बांटे, किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया, तो किसी ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया। कितने ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने तो 2, 4, 10 गरीबों को एक तरह से अपने परिवार का ही सदस्य बना लिया। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उससे ज्यादा करने की कोशिश की। बीजेपी के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, देश ही सर्वोपरि है। अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब बात कोरोना की कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार और उसके आंकड़े इस वक्त कहां पर जाकर रुके हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए आंकड़े खासतौर से महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली के, जो अपने आप में परेशानी का सबब बनते हुए चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वो तमाम आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर दिए जाएं, एक एक करके। बीते 24 घंटों का आंकड़ा सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये बढ़ते हुए आंकड़े इस वक्त परेशानी का सबब बन रहे हैं। कुल केस 22,771 सामने आए हैं, 14,335 ठीक हुए हैं, जबकि 442 लोगों की बीते 24 घंटों का ये आंकड़ा है, मौत हो गई है। ये कोरोना के पिछले 24 घंटों के आंकड़े और अब तक का ओवरऑल डेटा जान लीजिए। 6,48,315 कुल केस सामने आ चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है, 3,94,227 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 18,655 लोगों की जान अब तक इस कोरोना के कारण चली गई है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब अगर किसी एक राज्य के लिए तो वो है महाराष्ट्र। देखिए 1,92,990 संक्रमित कुल, हालांकि ठीक होने वालों की भी तादाद काफी बड़ी है, 1,04,000 से ज्यादा लोग इस वक्त ठीक हो चुके हैं। वहीं आप देख रहे हैं 8,376 मौतें हो चुकी हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा। उसके बाद बारी आ जाती है राजधानी दिल्ली की, 94,695 कुल संक्रमित, अभी तक 65,624 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2,923 लोगों की जान चली गई है राजधानी दिल्ली में। तमिलनाडु में 1,02,721 कुल मामले, ठीक होने वालों की भी तादाद काफी अच्छी है, 58,378 आंकड़े, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 1,385। ये तमिलनाडु का हमने आपको आंकड़ा दिखाया है। यानी कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र, उसके बाद राजधानी दिल्ली और फिर आपने देखा तमिलनाडु का ये आंकड़ा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको देते हैं। कोरोना से आपको बच के रहने की जरूरत है, जिसकी हिदायत लगातार आपको एक्सपर्ट की ओर से भी दी जा रही है। आज की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के लेह दौरे को लेकर कांग्रेस के हमले आज भी जारी रहे हैं। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो एलएसी की सच्चाई पर
पर्दा डालने की कोशिश में है। ताजा गुस्सा इस बात पर है कि लेह में जवानों के सामने पीएम मोदी ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर वेव देखी है और आपकी फ्यूरी भी। अचानक चीन सरहद के करीब पहुंचे पीएम मोदी के इस अंदाज पर बीजेपी नेता और समर्थक जितना झूम रहे हैं, विपक्ष उतना ही तिल मिलाया हुआ है। खासकर कांग्रेस को प्रधानमंत्री के इसी अंदाज से सबसे ज्यादा शिकायत है कि दौरा किया ठीक है, जवानों की हौसला अफजाई की ठीक है, लेकिन सरहद पर जो शूल बना हुआ है उस चीन का नाम क्यों नहीं लेते। कल से लेकर आज तक कांग्रेस नेता बारी बारी से यही सवाल पूछ रहे हैं। आपने ऑल पार्टी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई चीन हमारे जमीन पे नहीं आया, और ना आपने आज तक चीनियों को आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई। तो अपना राजधर्म जो है ना, वो तो प्रधानमंत्री जी वक्त आ गया है कि अपना राजधर्म निभाइए और हमारी जमीन की रक्षा कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सैनिकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव और मनमोहन की तस्वीरें ट्वीट करके कहा, हर पीएम ने सदैव सेना से मिलकर साहस बढ़ाया, पर सवाल ये है पीएम मोदी देश की सरजमी से सीनी चेना का कब्जा कब छुड़वाएंगे, चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे। चीन शब्द तक ना बोलने वाले मोदी जी चीन को मुंह तोड़ जवाब कब देंगे। जवाब में बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी के कदम से पूरा देश गर्व से भरा है, सिर्फ कांग्रेस को दिक्कत क्यों है। अकल में की जो इनके यहाँ तंगी और मंदी चल रही है, और कहीं ना कहीं जो है वो अकल से खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस में। आज देश पूरी तरह से गर्वान्वित है। एक शक्तिशाली नेतृत्व, एक संवेदनशील नेतृत्व, जो कि पूरे दुनिया को जिसने ये संदेश दिया है कि सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा भी नजर आना ज़रूरी है। और दुनिया इस बात को महसूस भी कर रही है, देख भी रही है। लेकिन अगर कुछ अकल के दुश्मनों को ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं तो ये उनका दोष है, ये उनकी समस्या है। आरोप प्रत्यारोप का दौर, चीन का नाम क्यों नहीं लिया, इस पर लगातार जारी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आगे बढ़ते हुए मुंबई में मॉनसून का डबल अटैक जारी है। आज रात भर हाई टाइड आने वाला है। लोगों को समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं मूसलाधार बारिश से मुंबई पानी पानी है। मुंबई में मॉनसून जब आता है तो अपने साथ कयामत लाता है। इस साल भी आलम वही है। बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के तमाम इलाके पानी पानी हैं तो सड़कें दरिया। खास तौर पर लो लाइन इलाकों में बारिश आफत लेकर आई है। लगातार दूसरे दिन मुंबई शहर बारिश से भरी हुई एक सुबह से उठा है, और आज भी हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। और इसी कारण कई एरियाज में पानी भरने की जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है। वाटर लॉगिंग का एक प्रॉब्लम सामने आया है हर वक्त की तरह। हम इस वक्त अंधेरी ईस्ट में मौजूद है, और ये अंधेरी का सबवे है जो कि जहां हर बार बारिश होते ही पानी भर जाता है। और इस बार भी लास्ट 24 घंटे से बारिश होने के कारण इस बार भी आप देख सकते हैं कि पानी भर चुका है। ये तस्वीरें सांता क्रूज इलाके की हैं, जहां कॉलोनी के बाहर मानो समंदर आ गया। गर्मी और उमस से परेशान इन बच्चों के लिए बारिश का पानी किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं है। बच्चों की तो मौज आ गई है। झमाझम बारिश की ये तस्वीरें मलाड की हैं, जहां लगातार तेज हवाओं के साथ आसमान से आफत बरस रही है। मुंबई के लालबाग इलाके में जैसे ही बारिश थमी, लोग सड़कों पर निकल आए ताकि घर का जरूरी सामान खरीद सकें, क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश कभी भी लौट सकती है।
मुंबई में आज भी भारी वर्षा का संभावना तो है। इसमें एक चीज़ है, वो सिटी से ज़्यादा सबर्बन एरिया में ज़्यादा भारी वर्षा है होने का संभावना है। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच समंदर भी हाहाकार कर रहा है। हाई टाइड के चलते ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब रात में करीब 11:30 बजे एक और हाई टाइड आने वाला है। इसको देखते हुए लोगों को बीच से दूर रहने की सलाह दी गई है। तनुश्री पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिहार और यूपी से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर फिर से आसमान से मौत की बिजली गिरी है। बिहार में बिजली गिरने से आज 18 लोगों की जान चली गई है। अकेले भोजपुर में 9 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बिजली गिरने से, ये देखिए आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों से मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बक्सर में 1, भोजपुर, इसके अलावा पटना, अलग अलग हिस्सों में लगातार तबाही जारी है आसमानी आफत के कारण। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि हाल ही में वो खबर भी हमने देखी थी, जब बिजली गिरने के कारण एक ही दिन में 83 लोगों की जान बिहार में चली गई थी। उसके बाद भी बिजली का कहर लगातार जारी रहा और ऐसा लग रहा है बीते 10 से 15 दिनों में अगर आंकड़े को हम देखें तो 100 के पार यह आंकड़ा जा चुका है। बिजली गिरने से मरने वालों की तादाद जितनी तेज रफ्तार से बढ़ी है। परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन की ओर से एहतियाती कई कदम भी उठाए गए। लोगों को जागरूक करने के लिए उन तक ये मैसेज भी पहुंचाया गया कि स्थिति खराब है और वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन एक बार फिर से बेहद दुखद खबर उत्तर प्रदेश और बिहार से सामने आई है, जहां पर आसमान से गिरी बिजली ने लोगों की जान ले ली। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।